हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1950 टू 1990 कि क्या फीचर्स रहे, क्या एट्रीब्यूट्स रहे जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई वो किस प्रकार से हुई, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि 1950 से लेकर के 1990 के दौरान किस तरीके की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दौरान क्या उसके मुख्य गुण थे, कौन सी चीज़ें जो थी वो इंक्रीज़ हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दौरान। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1950 टू 1990, 1950 से 1990 के दौरान हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस प्रकार की ग्रोथ हुई। नंबर 1, पब्लिक सेक्टर प्ले द प्राइमरी रोल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ कई सेक्टर जो हैं वो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों जो हैं वर्क करते हैं। तो इस शुरुआत में जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी तो सारा कुछ जो था वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, यानी गवर्नमेंट के हाथ में था। और सरकारी कंपनियां जो थी, सरकार जो थी वो गवर्नमेंट सरकारी कंपनियों को लगाती थी, सरकारी इंडस्ट्रीज़ को लगाती थी। और बेसिकली सारी जो ग्रोथ थी वो उन्हीं के हाथ में थी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ बहुत ही कम थी। तो देश की जितनी भी ग्रोथ थी वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी। उन्हीं से ही सारी अर्थव्यवस्था जो है वो वर्क कर रही थी। तो ये बात ठीक है कि पब्लिक सेक्टर प्ले द प्राइमरी रोल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण के लिए जो पब्लिक सेक्टर है उसने प्राइमरी रोल, सबसे पहला जो भूमिका है वो उसकी रही, उसी का ही रोल प्ले हुआ सबसे मेन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत वर्षों तक जो है, आने वाले नेक्स्ट कई ईयर्स तक जो है सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में रखा और अपनी ही फैक्ट्रियाँ लगाई। प्राइवेट फैक्ट्रियों को ज़्यादा नहीं आने दिया, उनको बाउंड रखा। तो जो है इससे हम समझ सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर प्ले द प्राइमरी रोल, कि जो सरकारी कंपनियां थी उन्होंने बहुत ही की रोल, मेजर रोल जो है वो प्ले किया था सारे इंडस्ट्रियलाइज में, सारे सिस्टम में। वो ही सबसे आगे रहती थी। प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडस्ट्री जो थी वो इनसे पीछे थी। चलिए नेक्स्ट है, प्राइवेट सेक्टर प्ले द सेकेंडरी रोल अंडर परमिट लाइसेंसिंग राज। देखिए, जैसा कि अब पहले आपको पता चल चुका है कि पब्लिक सेक्टर सबसे पहले प्ले करता था अपना रोल। इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो था उसका सेकेंडरी रोल था, वो प्राइवेट सेक्टर जो था उसका पब्लिक सेक्टर के बाद उसका नंबर आता था। और उसका सेकेंडरी रोल इसलिए भी था क्योंकि अंडर परमिट लाइसेंसिंग राज, इसको समझिए आप कि प्राइवेट इंडस्ट्री लगाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती थी गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट जो थी वो आसानी से लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कराती थी प्राइवेट कंपनीज़ को। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर का जो है सेकेंडरी रोल बना रहा। कभी भी वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में वो ज़्यादा रोल प्ले इसलिए नहीं कर पाए। काफ़ी नेक्स्ट कई ईयर्स में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि उसको जो है लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करा पाए, लाइसेंस आसानी से नहीं मिल पाता था और लाइसेंस देती थी गवर्नमेंट। तो इसलिए वो हमेशा सेकेंडरी रोल में बने रही। नेक्स्ट है फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिन चीज़ों को हम विदेशों से मंगाते थे, इम्पोर्ट करते थे, अब हमारा फोकस ये होने लगा कि वो सारी चीज़ें हमारे देश में ही क्यों ना बनने लगे। तो हमने उन चीज़ों के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। तो 1950 से 1990 के दौरान हमने उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा हमने उन चीज़ों का प्रोडक्शन करने की कोशिश की जो चीज़ें, जो वस्तुएं हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। तो बाहर से जो वस्तुएं आती हैं उनकी जगह अगर हम अपने यहाँ पे ही वस्तुएं बनानी शुरू कर दें, सब्स्टिट्यूट वस्तुएं हम कोई शुरू कर दें,
तो इसको बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जो वस्तु बाहर से इम्पोर्ट होती है उसी की ही सब्स्टिट्यूट, उसके जैसी ही कोई वस्तु बना देना, उसके जैसा ही प्रोडक्शन शुरू कर देना, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर भी हमारा पूरा ध्यान लगने लगा। इसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। देखिए, जो हमारी घरेलू इंडस्ट्री थी, घरेलू जो कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कहाँ से, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, विदेशी कंपनियों से, विदेशी कंपटीशन से उनको सुरक्षा देने के लिए जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, जो हमारी घरेलू उद्योग थे, उनको सिक्योरिटी देने के लिए विदेशी कंपटीशन से हमने कई प्रकार के काम किए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है विदेशी कंपनियों के ऊपर कई बाउंडेशन लगा दी। एक तो बाउंडेशन लगाई कि प्रोडक्शन के ऊपर कि आप इतनी यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे एक साल के अंदर। जैसे कि शुरू में जो कुछ विदेशी कंपनियां आई थी, IBM थी, कोका कोला थी और कई कंपनियां थी, तो वो स्टार्टिंग में जब हमारे इंडिया में आई तो उनके ऊपर कई प्रकार की बाउंडेशन लगा दी हमारी सरकार ने कि भाई आप जो है मैक्सिमम इतना ही प्रोडक्शन कर सकती हैं एक साल में, से ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती तो हमारी लोकल कंपनियों के प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदता, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिटी के मामले में वो हमारी लोकल जो इंडस्ट्री थी उनसे कहीं बेहतर प्रोडक्ट बना रही थी। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए, फॉरेन कंपटीशन से सेव करने के लिए उन्होंने फॉरेन कंपनीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर हैवी टैक्स भी लगा दिए। हमारी सरकार ने उनके प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी टैक्स भी लगाने शुरू कर दिए, जिससे जो है हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, जो घरेलू जो हमारे उद्योग थे, उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाइज टू बी डेवलप्ड फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंट्री। देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, उनको डेवलप करने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़कें हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, हमारी ज़रूरतें जो बेसिक नीड्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी हम उनसे जब अर्निंग करते हैं तो उस अर्निंग का जो पैसा होता है वो हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में, यानी स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, सड़कें बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करने में, इन सब चीज़ों में लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री होती है वो रियल में उसका उद्देश्य ये होता है, इसलिए उसको डेवलप किया जाता है ताकि किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी जो छोटे उद्योग होते हैं, जो हमारी छोटी छोटी कंपनी होती है, छोटी प्रोडक्शन यूनिट होती है, इनके बारे में देखिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाइज टू बी डेवलप्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, उनको लगाने का मकसद होता है कि वो किसी भी कंट्री, किसी भी देश का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर देंगी। ठीक वैसे ही स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है, जो छोटी उद्योग यूनिट होती हैं, उनका काम जो होता है बेसिकली उनको डेवलप इसलिए किया जाता है कि वो एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी, इन दोनों चीज़ों को देश के अंदर जो है वो बेहतर करती हैं, यानी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती हैं और इक्विटी में भी वृद्धि करती हैं। इनसे जो है सोशल वेलफेयर भी होता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जॉब मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में जो है वो बेसिक नीड्स उनकी पूरी होती हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट जब मिलता है तो लोगों को रोज़गार मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में छोटी छोटी यूनिट से लोग जो हैं अपने लिए जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो इनके फीचर्स रहे 1950 से 1990 के दौरान जो हमारी इंडस्ट्री लगी, उनमें मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर जो था, पब्लिक सेक्टर जो था, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस तरीके से सेव किया गया, कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दिया गया, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हमें कौन से फ़ायदे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।